अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और आप सब मुझे कहते हैं सुहाब। हरमीत पाजी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन आज के दिन की अगर हम बात करें तो गुड मॉर्निंग पब्लिक के पूरी टीम की तरफ से आपको जुम्मे का दिन बहुत मुबारक हो। एक रमज़ान का महीना जो हमारा मेहमान है, जिसका पूरा साल इंतजार करते हैं, और रमज़ान का खूबसूरत महीना जो तक के तमाम महीनों में अफजल महीना है, और उसके बाद फिर अगर जुम्मा मिल जाए तो आपको पता है कि पूरे दिन में पूरे महीने में ये रमज़ान का ये जुम्मा ख़ास तौर पर साथ कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका अहतमाम करें और अच्छे से अपने दिन का आगाज़ करें। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम गुड मॉर्निंग पब्लिक एज वेल। चलते हैं अपने टिपिकल रनडाउन की तरफ। बहुत सारी चीज़ें जो कि आपसे डिस्कस करनी है, चूँकि आज एक्साइटमेंट लेवल मेरा थोड़ा ज़्यादा होता है, आपको पता है वो इसलिए क्योंकि आज हमारा वीक का लास्ट शो होता है, उसके बाद आगे 2 दिन हमारी होती है छुट्टी। लेकिन आज बहुत सारी टीम ने चीज़ें निकाल के रखी जो कि आपसे शेयर करनी है। टॉप ऑफ द ऑल आज के दिन की मुनासबत से आपको बताते हैं कि 14 अप्रैल को हमने बताया था कि होगा मैच, और ये टीम जो पाकिस्तान सब लाहौर पहुंची है उसके लिए काफ़ी तैयारियां की गई हैं। लाहौर को आपको पता है कॉर्डन ऑफ भी किया जाता है, और बहुत सारे लोग ये गिला भी करते हैं, ये शिकवा भी करते हैं कि टीम के आने की वजह से जो ट्रैफिक की सूरत हाल होती है और जो रोड्स ब्लॉक करने की सूरत हाल होती है उससे काफ़ी परेशानी भी होती है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को हमने आपको पता है एक वार्म वेलकम के साथ साथ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी देनी होती है। तो खैर आज पहला मैच है, हमारी पूरी टीम को हमारी तरफ से गुड लक। और इसके अलावा आज के दिन की अगर बात करें तो आज बैसाखी मेला भी है, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम कैसे बोल सकते हैं। पॉलिटिकल सिनारियो में हम सबसे पहले टॉप ऑफ द डे डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये एक्ट, जिसे हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर कानून बनने से पहले ही ताहुक्म सानी, सुप्रीम कोर्ट ने ये अब अमल रोक दिया है, जिस पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्तेहादी जमातों के साथ वज़ीर कानून ने भी की। अब उसमें क्या क्या डिस्कशन हुई, कल आपने न्यूज़ में, करंट अफेयर के प्रोग्राम्स में हर जगह चीज़ और ये डिस्कशन ज़रूर सुनी होगी। खैर इसको भी आज के प्रोग्राम में एक सेगमेंट देंगे हम और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर टिपिकल रन डाउन। और एक और ख़बर जो कि अभी कुछ देर पहले मौसूल हुई है वो भी आपसे शेयर करना ज़रूरी है। रमज़ान का महीना, और इस महीने में आपको पता है कि जिसको अल्लाह पाक अपने पास बुला लेते हैं उसको बड़ा खुशकिस्मत तरीन समझा जाता है। लेकिन जो प्यारे हैं उन प्यारों से जब उनका प्यार और इस दुनिया से चला जाता है, कोई प्यारा जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, तो तकलीफ़ और जो आप देखते हैं सूरत हाल वो तो बिल्कुल वैसी होती है। हमें तो ये चीज़ बर्दाश्त करने के लिए काफ़ी नहीं है, रीज़न बर्दाश्त करने के लिए काफ़ी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें मारूफ अदाकार उस्मान खालिद भट्ट के वालिद की, जो कि माजी के मशहूर मुसन्निफ़ रहे हैं, अदाकार रहे हैं, हिदायतकार रहे हैं, आज वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उनके ख़ानदान के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें सब्र जमील अता फ़रमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त अपनी खिदमात जो है इस इंडस्ट्री के लिए दी हैं। और अगर उनके बेटे की बात की जाए, आपको पता है कि इस वक्त भी वो अपने टॉप के अदाकार जो है उसमें उनको कंसीडर किया जाता है, अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। तो खैर इसको भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अब अगर चले अपने टिपिकल रनडाउन की तरफ से, लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ द प्रोग्राम। से गुड मॉर्निंग पब्लिक की आज की टॉप स्टोरीज जो है वो आपसे शेयर कर लेते हैं। टॉप स्टोरीज में टॉप ऑफ द ऑल हम यही डिस्कस करेंगे आपके साथ कि आज की सूरत हाल में सियासी जो हमारा पस मंज़र है उसमें एक चीज़ जो हम सबसे ज़्यादा डिस्कस करते हैं, पूरे 1 घंटे में मैक्सिमम 15 से 20 मिनट डेडिकेट करते हैं इस चीज़ को कि जो भी सूरत हाल मुल्क में इस वक्त चल रही है, सियासी सूरत हाल, माशी सूरत हाल, और इस पर अगर हम बात करें रमज़ानुल मुबारक की और इसके बाद आने वाली ईद की या IMF के इस प्रोग्राम की, या वैसी बहुत सारी चीज़ें इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो टॉप ऑफ द ऑल हम डिस्कस करेंगे कल होने वाली इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिस पर इस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल पर बात नहीं की जा रही, सियासी सूरत हाल पर बात नहीं की जा रही, अदालती यानी पाकिस्तान में अदालत का सबसे बड़ा इदारा जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा हुक्म कल सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट जो है वो उस पर कानून बनने से पहले ही ताहुक्म सानी जो है वो अमल दरामद अब रोक दिया गया है। और इसके बाद कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं इस्लामाबाद, क्योंकि हरमीत पाजी ने हमें शो में ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर, यू आर लेट टुडे। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? आप तो वैसे अच्छी लग रही है माशाल्लाह, लेकिन जो चीज़ें आपने गिनवाई यकीनन हम देख रहे हैं कि हर दूसरा दिन जो है, हर दूसरा दिन उससे ज़्यादा हैक्टिक है, और हमें लगता है कि फिर वही नज़र पार्लियामान और अदालत की तरफ है। तो मेरे ख्याल में आप कंटिन्यू करें तो अच्छा होगा। लेकिन आपने मैचिंग अच्छी की हुई है, आप थोड़े लेट आए लेकिन कॉम्पनसेट हो गया आपका लेट आना। खैर आज हमारा वीक का आखिरी शो, और आपको पता है हम बड़े एक्साइटमेंट से दोनों शो करते हैं, और आपको हमने कल भी बताया था कि हरमीत पाजी तो अब लाहौर आ रहे हैं, तो होपफुली कि इस सेट को वो हमारे साथ शेयर करेंगे और हम ऑन स्क्रीन दोनों मिलकर शो करेंगे। लेकिन आज के शो की अगर हम बात करें, हरमीत पाजी लाहौर में काफ़ी हैपनिंग है। आपको पता है कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, फिर आज मैच भी है। और टॉप ऑफ द ऑल बैसाखी मेले के लिए हम इंतज़ार कर रहे थे कि आप आए, तो हम
बाकायदा तौर पर जो है वो इसके बारे में बात कर सके। पूरी दुनिया में बसने वाले सिख बरादरी के जो बहन भाई हैं, वो चाहे बरतानिया से उनका ताल्लुक हो, कनाडा से हो, भारत से हो, पाकिस्तान से हो, बड़ी तादाद में लोग जो है वो पंजा साहब पहुँचते हैं और वहाँ पर बाकायदा रात की अगर हम बात करें तो मजहबी रसूमात का बाकायदा जोश और जज्बे से आगाज़ किया गया, जुलूस निकाले गए और पूरी दुनिया से लोग जो है वो गुरुद्वारा पंजा साहब पहुँचते हैं, हसन अब्दाल पहुँचते हैं और इस वक्त वहाँ पर काफ़ी हैपनिंग है। तो हरमीत पाजी, मैं चाहती हूँ इस पर भी हम एक डिटेल में बात करें कि बड़ा एक अहम दिन है और बहुत जोश और जज्बे से मनाया जाता है सिख बरादरी में ख़ास तौर पर। जी बिल्कुल, सो आपने तो फरमाया कि त्यौहार जो भी आता है ढेर सारी खुशियाँ, अमन का पैगाम लेके आता है और मैं समझता हूँ कि वैसाखी जो है, अगर वैसाखी को अगर हम देखें, ये पंजाब का एक बहुत बड़ा त्यौहार था और इसमें मुसलमान पंजाबी, हिंदू पंजाबी, सिख पंजाबी जब कणक पकती थी, यानी कनक गंदम पकती थी और फिर सेलिब्रेशंस होती थी। हाँ। लेकिन इसी दिन क्योंकि सिख इसको फिर इसलिए ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं कि इसी दिन खालसा पंथ की बुनियाद रखी गई अनंतपुर साहब में और हमारे 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसकी बुनियाद रखी, यानी मर्द और औरत को बराबरी का दर्जा दिया और मर्द को सिंह बनाया तो लड़की को कोर बनाया। और फिर अगर हम देखें जो ज़ात पात का सिस्टम है या दीगर जो चीज़ें हैं उनको एक साइड पे करके एक नई खालसापन की बुनियाद रखी गई। और अगर आप पंजा साहब की बात करें तो यहाँ पे मुझे याद है कि जो हसन अब्दाल का एरिया है, कभी ये भरा हुआ करता था कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से एक बहुत बड़ी तादाद आती थी। अब तो हालात ये हैं कि जगह जगह जो है पूरा हसन अब्दाल सिटी जो है उसको बंद करना पड़ता है और यहाँ पे शॉपिंग हुआ करती थी, दुकानें खुली होती थी और मेले लगते थे बाहर मुख्तलिफ किस्म के। वहाँ पे हम देखते थे कि सर्कस के मेले भी हुआ करते थे और लोग बड़े खुशी खुशी सेलिब्रेट करते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं, एक तो हिंदुस्तान की तरफ सिख बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन देते हैं पाकिस्तान में आने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो सरजमीन है ये सिखों के लिए ख़ास अहमियत की हामिल है। जिस तरह आप सबके लिए मक्का मदीना है, इसी तरह पाक सरजमीन जो है ये सिखों के लिए पवित्र मिट्टी है। तो इसीलिए कोशिश होती है, लेकिन फिर वहाँ हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो उसी तरह इजाज़त भी नहीं देता और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किए, जो सिख आते हैं। लेकिन बहरहाल ख़ास दिन है, खुशी का दिन है। कनाडा, अमेरिका, जहाँ जहाँ जो सिख हैं उनकी कोशिश होती है कि वो पाकिस्तान आके गुरुद्वारा पंजा साहब में, गुरुद्वारा ननकाना साहब में, दरबार साहब, करतारपुर साहब में। करतारपुर साहब की अगर मैं बात करूँ, एक बहुत बड़ा कॉरिडोर पाकिस्तान की जानिब से पूरी दुनिया के सिखों को एक बहुत बड़ा गिफ्ट जो है, मेरे ख्याल में एक अनमोल तोहफा है। और आज भी मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे भी मुख्तलिफ सिख जो जिनको वीज़ा नहीं मिला, क्योंकि दरबार साहब आने के लिए आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं होती है, तो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे भी मजहबी रसूमात हम देखते हैं कि 3 दिनों से जो हमारी होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब, उसका पाठ होता है, मजहबी जो है रसूमात होती हैं और इसके साथ साथ लंगर जो है ये एक अहम जुज़ है सिखिज़म में। और लंगर का अहतमाम घंटे तमाम तर गुरुद्वारों में रहता है और मुख्तलिफ इलाकों से, पाकिस्तान में जो ख़ास कर मैं सिंध की बात करूँ, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों की बात करूँ, सवाद, बुनेर, पेशावर, मर्दान, दीगर इलाकों से जो लोग हैं वो आके यहाँ पे ही सेलिब्रेशन होती हैं। और 3 दिन, आज आखिरी दिन है, तो आज वैसाखी जैसे गुरु ग्रंथ साहिब की समाप्ति होगी, पाठ की अख्तिताम होगा, तो उसके बाद लोग जो हैं मुख्तलिफ अपने घरों को वापस लौट जाएंगे। और ऐसे में जो अमेरिका से आए लोग हैं या कनाडा से आए लोग हैं यात्री, या सिख दीगर ममालिक से जो आए लोग हैं, तो वो मुख्तलिफ जो सिख हिस्टोरिकल प्लेस हैं, यानी अगर गुजरावाला की मैं बात करूँ तो महाराजा रंजीत सिंह की का जो किला है वहाँ पे वो जाएंगे। इसी के साथ साथ ननकाना साहब से होते हुए करतारपुर साहब और दीगर जो गुरुद्वारा डेरा साहब है लाहौर में बिल्कुल किले के सामने, तो वहाँ पे जाएंगे। मुख्तलिफ गुरुद्वारों का विज़िट होगा। लेकिन सिक्योरिटी की मैं बात करूँ तो उमूमन हम देखते हैं कि सिक्योरिटी के ज़बरदस्त किस्म के इंतजाम होते हैं और इसी तरह रिहाइश के लिए बड़ी कोशिश की जाती है कि जितने भी मेहमान हैं उनको कमरे अलाट किए जाएँ, उनको बाकायदा उनका ख्याल रखा जाए। और लंगर का जो अहतमाम है हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इसकी भरपूर कोशिश होती है कि इस त्यौहार को एक तो ख़ास बनाने के लिए, और जितने भी मेहमान नवाजी है, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में ये वैसे भी मशहूर है कि जितने भी लोग बाहर से आते हैं मेहमान नवाजी की उनकी बढ़ चढ़ की जाती है। तो एक ख़ास दिन है और इस ख़ास दिन के मौके पर हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अमन, भाईचारा और खुशहाली का ज़ामन बनाए, क्योंकि जिस किस्म की सिचुएशन चल रही है, जिस किस्म के हालात चल रहे हैं, तो इस ख़ास दिन पे हम दुआ करते हैं और दुआएं होती हैं तमाम तर गुरुद्वारों में अपने मुल्क के लिए, अपने रियासत के लिए, अपने वतन के लिए।
आमीन सुमा आमीन। और आपको तो हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बैसाखी बहुत मुबारक हो, और एक मुक़द्दस दिन जिसको आपने भी काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ, आप भी हमारे से डिस्कशन ऑन एंड ऑफ होती रहती है, आप भी काफ़ी एक्साइटेड थे इस चीज़ के लिए। लेकिन अगर हम एक्साइटमेंट की बात करें, जोश व जज्बे की बात करें, मजहबी रसूमात की बात करें, तो इस त्यौहार को मनाने के लिए जैसे कि हरमीत पाजी ने बताया कि पूरी दुनिया से सिख बरादरी जो है वो पाकिस्तान पहुँचती है। और जिन मकामात का आपने जिक्र किया, वो ननकाना साहब हो, करतारपुर राहदारी साहब हो, हसन अब्दाली, वो तमाम मकामात है जहाँ पर आज और आजकल के दिनों में आपको सिख बरादरी बड़ी तादाद में नज़र आएगी। और सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो महकमा औक़ाफ़ को बहुत सारे इंतज़ामात इस हवाले से सौंपे जाते हैं, उनकी भी कोशिश होती है कि बाखूबी इसको अदा करें। और इसके अलावा अगर हम हुकूमत पाकिस्तान की बात करें तो सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए बहुत सारे मकामात पर बड़ी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होती है। इवन दो कि वहाँ पर रहने वाले जो पाकिस्तानी या दीगर लोग हैं वो इस हवाले से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा फुल प्रूफ होनी भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पर एक जिम्मेदारी आयद होती है ना। सिख बरादरी पूरे पाकिस्तान पर, पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ पर सिख बसते हैं, जब वो पाकिस्तान पहुंचते हैं। सबसे बड़ा मसला यही है, मैंने जिस तरह इससे पहले बात की कि जब भी मुझे अपना बचपन याद में जितने भी त्यौहार होते थे, पंजा साहब की तरफ आते थे, तो हम देखते थे कि बाजार जितने भी मार्केट्स हैं, लोग बड़े खुश होते थे, हसन अब्दाल के लोग, क्योंकि यही दिन होता था कि मुख्तलिफ ममालिक से जो लोग आते थे वो यहाँ की लेदर की जैकेट्स ज़्यादा पसंद की जाती थी, मुख्तलिफ चीज़ें, तो एक्टिविटीज़, पूरा दिन 24 आवर बाजार जो है वो खुले होते थे। लेकिन यही गिला भी है, शिकवा भी है वहाँ के लोगों का, मुकामी लोगों का। लेकिन एक तरफ हम सिक्योरिटी की बात करें तो हम देखते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि अंदरूनी और बैरूनी मुदाखलतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अगर एक सिख यात्री को भी नुकसान पहुंचता है तो पूरी दुनिया में फिर जिस किस्म से वावेला हिंदुस्तान मचाता है, दीगर लोग जो है हमारे जो जिनका ख्याल और जिनकी कोशिश है कि पाकिस्तान को खारजी सतह पर जो है बिल्कुल तनहा कर दिया जाए, लेकिन इसी के साथ साथ हम देखते हैं प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू हो जाता है। इसी बिना पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की तमाम तर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो भी हाई अलर्ट होती है और कोशिश होती है कि ये त्यौहार बड़े खास तरीके से, लेकिन मैं बहरहाल वही बात करूंगा कि अगर ये दहशतगर्दी का ये जड़ खत्म हो जाता है तो पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जहां पे तमाम तर मज़ाहब के बड़े बड़े ऐसी मुक़द्दस मकामात हैं कि अगर रिलीजियस टूरिज़म को हम प्रमोट करें तो मेरे ख्याल में इससे फिर हम ना IMF के सामने हमें हाथ जोड़ने की ज़रूरत है न किसी और, क्योंकि यहाँ पे कटास राज से लेकर बुद्धा के स्टोपे, जिसके लिए बड़े दूर से जापान से लेकर मुख्तलिफ ममालिक से जो है बुद्धिस्ट आते हैं, लेकिन जो जिस किस्म के हालात इसको हम ऐसे कंक्लूड कर लेते हैं कि अगर हम अरब ममालिक को देखें या हम सऊदी अरब को देखें तो ये मिसाल हमारे पास है कि कितनी बड़ी तादाद में हम इन तमाम मकामात को बेहतर करके ज़र मुबादला में इजाफा कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कंसर्न डिपार्टमेंट्स और मुतल्लिका महकमा जात की तो चलिए हम बात कर रहे हैं कि वो इस अदालत से काफ़ी इंतजामात भी करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें आम शहरियों की तो उनकी एक्साइटमेंट भी इस हवाले से डबल ही होती है, बिकॉज हम एक मेहमान नवाज कौम है। तो सिख बरादरी या जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपनी रसूमात के लिए यहाँ पे आते हैं तो हम उनको वार्म वेलकम भी करते हैं, बड़ी खुशी से उनका इस्तकबाल किया जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है। खैर, बैसाखी तमाम देखने वाली सिख बरादरी जो है उन्हें गुड मॉर्निंग पब्लिक की तरफ से मुबारक हो। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज के रनडाउन में बहुत सारी चीज़ें जो कि आपसे शेयर करनी है, तो लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ द प्रोग्राम। सो गुड मॉर्निंग पब्लिक की आज की टॉप स्टोरीज जो हैं उसमें हमने टॉप स्टोरी में आपको ये बताना था कि तमाम तर सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसको हमने आज के रनडाउन में डिटेल में डिस्कस करना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आज के दिन की मुनासबत से आपको पता है हमेशा हमारे पास जुम्मे के दिन नात खान मौजूद होते हैं और कलाम सुनते हैं, उनसे नात सुनते हैं, वो भी सुनेंगे। और इसके अलावा हम वो तमाम इदारों की बात करेंगे जो खिदमत में पेश हैं, खा वो ज़लज़ला हो, सैलाब हो या रमज़ान मुबारक में माशी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम लोग जो हैं वो परेशान हैं, तो उनको राशन तकसीम करने की ड्राइव हो या इफ्तार की अल खिदमत फाउंडेशन के हवाले से डिटेल में बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। अब चलते हैं अपने डेली डोज की तरफ। सो आज का डेली डोज ऑफ द प्रोग्राम क्या है आपको बताते हैं। पहले सबसे आपको खबर देनी है, खबर जो है वो बहुत वायरल होने वाली खबर है क्योंकि इसको कवर किया है किसी यूट्यूबर ने। हम यूट्यूबर की अगर बात करें तो आजकल सोशल मीडिया पे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो या कोई भी सोशल साइट हो, वहाँ पर चलता है सिर्फ डंका इन तमाम लोगों का जो कि यूट्यूबर्स कहलाते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कहलाते हैं, इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं। द क्यू का आपको पता होगा, जिनकी वीडियोज़ बहुत मिलियंस में देखी जाती है और वो बहुत ज़्यादा शौक ज़ौक से वीडियोज़ बनाते भी और बनाते भी इसी मकसद से हैं। अब उन्होंने एक साइकिल कवर की है जिसे बिग बॉय का नाम दिया गया है। वो बिग बॉय साइकिल जो है उसकी क्या खासियत है ये भी आपको बता देते हैं। बेसिकली ये दुनिया की सबसे छोटी फंक्शनल साइकिल है जो कि 100 किलोग्राम तक वजन उठा सकती है। अब आप अंदाज़ा करें कि इसका साइज़ देखकर कैन यू इमेजिन कि आप इसको अंदाज़ा लगाएं कि ये 100 किलोग्राम वज़न उठा सकती होगी। बट यस, यही तो आर्ट है और यही तो ख़बर है कि सबसे छोटी फंक्शनल साइकिल 100 किलोग्राम तक वज़न को सहारा दे सकती है।
और इसीलिए जो है वो आपको देखिए हम तो पूरा डेमो दे रहे हैं अरमीत पाजी। आप कैन यू इमेजिन कि मतलब इसको चलाना कैसे पॉसिबल है? चला के दिखा रहे हैं हम आपको। पाँव बड़े लगते हैं, साइकिल छोटी लगती है। मैं तो पहले जैसे विजुअल आए ऑन एयर तो मैं तो ये मुझे लगा खिलौने हैं। हाँ, इस किस्म की साइकिल तो मिलती है। लेकिन दूसरी खबर जो आपने दी कि 100 किलोग्राम, और फिर आप देखें जनाब को कि किस तरह वो ट्रैवल कर रहे हैं, किस तरह वो सफ़र इस पे कर रहे हैं, तो इट्स मीन के भैया छोटी ना समझे हर चीज़ को, भाई कमाल कर जाते हैं लोग। तो आप बड़ा ज़बरदस्त तरीका है, मैं समझता हूँ कि मुनफरिद चीज़ें मार्केट में आ रही हैं। और फिर आप ये देखें कि उसका जो वज़न है, यानी साइकिल का जो वज़न है वो 100 ग्राम से अपने ऊपर से ज़्यादा इतना बोझ अपने ऊपर उठा के लेके जा रही है। सो आप अंदाज़ा लगा लें कि भाई छोटी चीज़ को भी ना कमजोर मत समझिएगा, छोटा नहीं लेना, छोटा नहीं समझना, छोटा समझ के अंडर एस्टिमेट नहीं करना। खैर, दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी दैट वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। ये चीज़ें तो हमें नजर आती रहेंगी। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट डेली डोज। तो अगली खबर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर ही है। बहुत चर्चा हो रहा है ना जनाब आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रोबोटिक्स का, रोबोट का और पता नहीं क्या क्या। खैर रोजाना हम कोई ना कोई खबर देते हैं, चाहे वो भारत से सना हो जो क्या क्या कुछ कल आपको खबरें दे रही हैं, या फिर ChatGPT की हम बात करें। अब हम आपको एक और खबर देते हैं जनाब, इन पे आप रिलाई तो कर सकते हैं जो रोबोट कहलाते हैं, लेकिन इंसानों जैसी एनर्जी आपको कहाँ मिलेगी? मशीन तो फिर भी मशीन है ना, जबकि कहते हैं कि इंसान भी एक मशीन है, लेकिन इंसान जैसी मशीन इंसान ने अब तक बनाई नहीं है। रोबोट जो अभी दिन भर काम करता रहा, बेचारे ने पता नहीं कितना काम किया, अब उसकी बैटरी लो हुई या उसकी सेहत ख़राब हुई हमें नहीं पता। लेकिन ये जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं इसमें रोबोट को दिन भर काम करके आखिरकार थक हार के गिरता हुआ देखा जा सकता है। तो ये देखिए ना, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बहुत बात करते हैं अरमीत पाजी, लेकिन ये एक बेसिकली इसकी एग्जांपल है, ये एक डेमो है कि भाई आप इंसानों जैसी एनर्जी को मीट नहीं कर सकते। तो खैर ये रेयर होता है, लेकिन ये जनाब बिल्कुल दुरुस्त है, चाहे इंसान हो या मशीन हो, और उसके लिए भी आराम की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा चाहे जो आलात हमारे सामने आते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमारे सामने आते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, एक वक्त आता है कि भाई वो अपना काम छोड़ देते हैं, वो कहते हैं भैया बहुत हो गया, बहुत हो गया। और इस रिपोर्ट को आप देखें कि बहुत ज़्यादा काम इससे लिया जाता है। और वैसे भी हम देखते हैं कि बाहर दुनिया में अब इसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कि भैया रोबोट है तो ये हमें किसी को डांट डपट की ज़रूरत भी नहीं है, काम इससे ही लेना है, खाना पीना वगैरह तो है, वो ब्रेक भी नहीं लेना पड़ता, फिर नमाज का वक्फा या किसी और पाठ पूजा का वक्फा जो है वो भी इसको नहीं लेना पड़ता, लेकिन काम करना पड़े। लेकिन बहरहाल आप देखें कि भैया वो भी थक गया, वो कहता हाथ जोड़ रहा हूँ भैया बहुत हो गया, मैं थक गया हूँ, मुझे भी रेस्ट करना है। दिन अरमीत पाजी 24 घंटे काम करना कोई मतलब इट्स नॉट एज ईजी एज वी कंसीडर, बट स्टिल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। क्विक हमने आज को खबरें देनी है आपको। तो अगली खबर जो है बेसिकली वो इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी है, इतना ज़बरदस्त रिएक्शन दिया इस बच्ची ने कि इस वीडियो को देखिए या तो आप इमोशनल हो जाएंगे या खुश हो जाएंगे या उस तरह से एक्साइटेड हो जाएंगे। अब समाज से महरूम ये बच्ची है, अब टेक्नोलॉजी है जो बच्चे समाज से या किसी भी ऐसी हिस्से महरूम है। मतलब आपको पता है कि तमाम एक मुकम्मल इंसान के पास जो 5 हिस्से होती हैं उसको वो कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत होती है, उसमें सुनना हो, देखना हो, बोलना हो। खैर ये बच्ची जो है वो समाज से महरूम थी और टेक्नोलॉजी की आपको पता है आजकल बेस पर बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे आले बनाए जाते हैं जो कि इस महरूमी को दूर कर सकते हैं। तो पहली दफ़ा अरमीत पाजी जब इस बच्ची ने आवाज़ अपने कानों में सुनी और फिर बाद में अपनी ही आवाज़ अपने कानों में सुनी, तो जिस एक्साइटमेंट का इजहार उसने इस वीडियो में किया है, दैट पिक्चर डिपिक्ट एवरीथिंग। आप देखिए वो बच्ची जितनी उसकी एज है, बात बिल्कुल दुरुस्त है, और मैं इसी से अंदाजा लगा रहा हूँ कि भैया इंसान खोज करता है और खोज का जो नतीजा वो यही आपके सामने है कि इंसानियत जो महरूम है बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, और वो आपको वो जिस चीज़ से वो महरूम है और आप उसको लुटा देते हैं किसी मसनूई तरीके से। कुदरत का जो हमारे पास जो देन है उसका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है, लेकिन ये देखें ना ये खुशी, ये एक्साइटमेंट, और भाई जो महरूम होते हैं वही समझ सकते हैं कि वो महरूमी जब हल्की फुल्की पूरी हो, चाहे वो मसनूई हो, लेकिन खुशियाँ एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल ठीक है, क्विकली आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। और बाज़ुकात आपको पता है कि आप मुख्तलिफ अदाकार को मुख्तलिफ इस तरह का काम करते हुए सोशल मीडिया पे देखते हैं जो कि काफ़ी मशहूर हो जाते हैं। मारूफ अदाकार आर्नल्ड की हम बात करें तो अब सड़क पर एक गड़ा बना हुआ था। अब पता नहीं वो इन्होंने ये काम इसलिए किया बिकॉज आप जब खुद किसी चीज़ से सफ़र होते हैं ना तो आपको लगता है कि अगर मुझे कोई डैमेज हो सकता है, खुदा ना खास्ता किसी और को भी कोई डैमेज ना हो। तो खैर उनका जो भी थाट प्रोसेस था उसको कीप इन माइंड रखते हुए सड़क पर ये गड़ा बना हुआ है। आप देखिए वो अपनी गाड़ी से उतरे, तमाम 2-3 लोगों की मदद उन्होंने ली, आई थिंक 2 लोग हैं जो मदद कर रहे हैं इनकी, और फिर उन्होंने क्या किया,
फौरी तौर पर इस गड्ढे को फिल किया और इर्द गिर्द से जो उनके फैन गुजरे वो हैंड भी वेव कर रहे हैं उनको। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने किसी मैनेजमेंट को कॉल नहीं की, उन्होंने किसी के गिला नहीं किया, कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। और यहाँ पर अगर आप, वैसे रेयर होता है, ये बहुत कम होता है हरमीत पाजी, लेकिन हम अब सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियोस देख रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है और एक अच्छा पैगाम भी है कि हर वक्त हुकूमत की तरफ, इंतजामिया की तरफ हमारे वैसे भी इंतजामिया सुस्त है, उनको तो जगाना पड़ता है। लेकिन बाहर दुनिया की इंतजामिया हमारी भी उसकी जानिब देखने के लिए बेहतर है कि भाई आप खुद भी छोटे मोटे काम खुद भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। भाई आपकी कौमी जिम्मेदारी है, अखलाकी जिम्मेदारी है, उन पे भी जरा नजरसानी करें, ये ब्लेम गेम से जरा निकल आए, थोड़ा सा जो कुछ खुद कर सकते हैं वो खुद आप जरूर करें। इससे हमने लेनी है क्विक सी ब्रेक, वापस आए ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पॉलिटिकल सिनेरियो में आपको पता है कल होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने काफ़ी तहलका मचाए रखा। सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर एक्ट जो है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उस पर जो कानून बनने जा रहा था, जो कि कानून बनने के बहुत करीब था, उस पर अमल दरामद ताहुक्म सानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक दिया गया है, जिसके रिएक्शन में वज़ीर कानून के साथ जो इत्तेहादी जमातों के लीडरान हैं वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। बहुत सारी बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा कि कानून पर, अदालत पर, इंसाफ पर ये एक हमला है जिसको हम कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम इस सारे सिनेरियो की बात करें तो आपको पता है कि इख्तियारात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो थे उसमें तब्दीली के हवाले से एक बिल जो है वो पेश किया गया, जिसको हमने देखा कि सेनेट में भी मंजूर कर लिया गया, कौमी असम्बली में भी मंजूर कर लिया गया, उसके बाद सदर पाकिस्तान को भेजा गया, उन्होंने एतराज़ात लगाकर वापस भेजा। ये सूरत हाल अभी इस तरह से ही चल रही है। लेकिन हरमीत आप देखिए इस हवाले से कि अगर हम कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो बार बार ये कहा जा रहा है कि एक कानून जो भी बना ही नहीं, जो भी बनने जा रहा था, बनने के बहुत करीब था, उस पर अमल दरामद जो है वो रोक दिया गया है, जो कि इंसाफ पर एक बहुत बड़ा हमला है। देखो सुहद टकराव है, पार्लियामान दोनों आईनी इदारों के दरमियान एक बहुत बड़ा तनाव भी चल रहा है, एक बहुत बड़ा टकराव भी चल रहा है। और आप ये देखें कि चलो 2-3 जजेस का नाम जब इन्होंने तस्वीर भी अवेज़ा की, मुख्तलिफ तकारीर भी इन्होंने की, तो फिर दीगर जजेस पर भी यहाँ पे आदम एतमाद क्यों, आप अंदाज़ा लगा लें कि इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। लेकिन बहरहाल अगर आप इस सारी सिचुएशन को देखें, इस वक्त जो PDM की ख्वाहिश है वो है इलेक्शन से दूर जाना। और कहीं ना कहीं आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जब हम 1977 में जाते हैं और उस वक्त के जो हालात थे तो उसमें फिर क्या हुआ, फिर वही हुआ जिसका खदशा हमेशा इस मुल्क पे उसके जो बादल है वो मंडलाते रहते हैं। और फिर जनरल ज़िया-उल-हक साहब आए मैदान में और 90 डेज़ का उन्होंने वादा किया कि भाई इसके बाद जो है इलेक्शन होंगे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसको इंतज़ार था कि भाई मुस्बत नताइज आएंगे तो इलेक्शन होंगे। अब वही सिचुएशन है कि PDM की ख्वाहिश है कि जिस किस्म के मामलात हैं, और उसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब की पॉपुलरिटी का अंदाज़ा बखूबी तमाम तर पार्लियामेंट को है। मैं जब भी जाता हूँ, जब भी उनसे गुफ्तगू होती है तो यही बात वो ख़ुद करते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है, यानी हमें हलकों में, आपने मुर्तज़ा अब्बासी साहब की वीडियो देखी होगी जब वो अपने हलके में किसी चीज़ के इफ्तिताह करने गए, वहाँ पे उस जलसे के अंदर उन पर नारेबाजी की गई, उनके ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ। तो ये हर जो हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाला पार्लियामान का रुकन है तो उसको ये ख़दशा है। ऐसे में इस सारी सिचुएशन में अगर हम देखें कि अब बारहा ये बात की कोशिश भी की जाती है कि इमरान खान साहब से, और आपने ये देखा होगा कि साद रफ़ीक साहब का बयान भी देखा होगा आपने, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि अगर खान साहब इन मामलात में आगे नहीं बढ़ेंगे और ये वादा करेंगे कि वो कुछ नहीं करेंगे अपोजिशन के खिलाफ या किसी और के खिलाफ, तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी दिखाई जाएगी। ठीक है, अरमीत हमारे साथ इम्तियाज़ गुल साहब मौजूद हैं और सीनियर एनालिस्ट हैं, इन्होंने आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। सर आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर कहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उस पर कानून बनने से पहले ही अब सुप्रीम कोर्ट का कल बड़ा हुक्म सामने आया है कि ताहुक्म सानी जो अमल दरामद रोक दिया है, जिस पर आप कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें वज़ीर कानून मौजूद थे, इत्तेहादी जमातों के लीडरान मौजूद थे। सर आप किस तरह से देखते हैं इस हुक्मनामे को जो कि कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है? देखें, हम कोई कानूनदान नहीं है, अब इससे राय भी बटी हुई है। कोई साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं करना चाहिए, किसी ने कहा कि ये खिलाफ कानून है, कई लोगों का ख्याल है कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 190, 191 के तहत अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं। तो बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हो गई है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मौजूदा हुक्मरानों ने आइन का आर्टिकल 224A के तहत वक्त पे पंजाब में और
खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कराने से गुरेज किया है, और इसकी वजूहात वही हैं जो अभी आप जिक्र कर रही थी कि जहां इन लोगों को अपने हलकों में जाने की भी अभी हिम्मत नहीं है और इन्हें कोई खदशा नहीं बल्कि यकीन है कि इनके साथ इंतखाबात में भी अच्छा सलूक नहीं होगा। सो महज इस डर से, इस खौफ से इंतखाबात ना कराना उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक है जो हम सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इख्तलाफात की या तकसीम की वजह भी यही इश्यूज बने हैं। यानी जो जज साहब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जाके बैठ गए, उन लोगों के हमरा जिनके खिलाफ केसेस बने हुए हैं, तो उन्होंने ये जाहिर किया, बिल्कुल साबित किया उस दिन कि वो उन लोगों के साथ जो पार्लियामान के अंदर हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ थे, चाहे आसिफ जरदारी थे, चाहे सिंध के वज़ीर आला थे मुराद अली शाह। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप उसको किस नज़र से देख रही हैं, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल बाहर लिए है। इम्तियाज गुल साहब, यहाँ पे एक और चीज़ जो आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमने माजी में देखा भुट्टो साहब को रास्ते से हटाया गया, अब जो कोशिश हो रही है यानी मुख्तलिफ केसेस जो सामने हमारे आ रहे हैं और हैरान कुन भी हैं। नवाज शरीफ साहब का केस भी आपके सामने है लेकिन पार्टी ख़त्म नहीं हुई, वो पार्टी आज भी है। नवाज शरीफ साहब PM भी बने उसके बाद। अब इमरान खान साहब के हवाले से पहले तोशाखाना, फिर फॉरेन फंडिंग के केस, अब मामला जो है टेरियान के बाद एक और ऐसा केस जो इद्दत का मामला है और मुफ्ती सईद साहब का बयान अब सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि मुझे धमकी दी गई और ये बयान मुझसे दिलवाया गया। यानी उस लेवल, उस नहज तक जाना, आप नहीं समझते कि नून लीग ने जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ भी यही कुछ इस किस्म से ज़ाती हमले किए थे और आज भी वो कुछ सीख नहीं पाए? और हालांकि देखा जाए तो उनकी लीडर जो है वो भी एक खातून है सर इस वक्त, अगर देखा जाए। फिर अगर अपोजिशन कुछ करेगी तो फिर वो गिला शिकवा। देखें, ये एक इंतहाई भोंडी हरकत है। कल हम कहीं अफ्तार में बैठे हुए थे, कोई गैर मुल्कियों के साथ हमारी गुफ्तगू चल रही थी, तो हंसते हुए कह रहे थे कि जो लोग भी ये कर रहे हैं तो उनका क्या ख्याल है कि इस किस्म की हरकतें करके वो लोगों के दिलो दिमाग से इमरान खान को निकाल देंगे। अब इमरान खान साहब अच्छे हैं, बुरे हैं, बाल बेशुमार लोगों को वो पसंद है, तो और जो किसी को पसंद आ जाता है तो आप उसके बारे में जो भी कहानी करते रहें, जो भी पेश करें, कोई उस पर यकीन करने पे आमादा नहीं होता है। तो यही गंदे काम, घटिया काम जो है ये लोग अब करवा रहे हैं। देखिए, किसी की जाती जिंदगी के बारे में इस तरह, किसी की भी जाती जिंदगी है वो गलत बात है। इस तरह जाती प्राइवेट जिंदगी के कुछ गोशों को उछालना, और वो भी इम्तियाज साहब एक और सवाल जो मेरे ख्याल में वक्त अगर है सुहा तो मैं सवाल कर लूं। इम्तियाज साहब, अगर हम देखें 1977 में आप बहुत ज़्यादा करीब भी रहे पॉलिटिशियन के, बहुत सारी चीज़ें आपने आंखों देखी, सारी चीज़ें देखी हैं सर। 1977 को हम देखें, मामला इस नहज तक पहुँचा था कि दोनों पार्टियाँ बैठने को तैयार न थी। इस वक्त भी वही सिचुएशन है। फिर क्या हुआ? 77 में आपके सामने ज़िया साहब आए, 97 में भी यही मामला थे कि पार्टियां बैठने को तैयार न थी, सुप्रीम कोर्ट पर हमला था, फिर मुशर्रफ साहब आए। अब जो सिचुएशन है सर, इस किस्म के हालात हैं कि टकराव की सियासत हो रही है, दोनों आईनी इदारे टकरा रहे हैं, पार्टियां एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं। तो सर मुआज़त के साथ कुछ और तो नहीं हो रहा है, कुछ खतरनाक जो हमेशा होता चला जा रहा है जिसका? देखिए, तारीख तो गवाह है, उसमें अक्सर यही होता है कि तीसरी पार्टी आ जाती है। अब अल्लाह करे तीसरी पार्टी ना आए और इन लोगों को कुछ अकल आए और ये जो गैर कानूनी और गैर समाजी किस्म के ये काम, गंदे काम कर रहे हैं अपने मुखालिफिन को बदनाम करने के लिए, इनसे ये बाज आ जाए। लेकिन मसला ये है कि हमारे ऊपर इस वक्त जो जहन मुसल्लत है, जो जहनीत जिसको कहते हैं, माइंडसेट, वो अपने मफादात से आगे बढ़ के उनको कुछ नज़र नहीं आता है और अपने मफादात के खातिर वो समाजी और कौमी मफादात को भी दाव पे लगा देते हैं। यही कुछ हम देख रहे हैं। लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अब माफ़ी मांग ली कि मैंने हुकूमत के हुक्म के ताबे रह के 2 जूनियर जजों को सुप्रीम कोर्ट में उनकी नॉमिनेशन की हिमायत की और मैं उस पर माफ़ी मांगता हूँ। भाई, आप गलत काम कर लें, उसके बाद माफ़ी मांग लें, उसका क्या फ़ायदा उस वक्त? तो वो इस किस्म के बेशुमार काम हुए हैं पाकिस्तान में, हर पार्टी में होते हैं। और पार्टियां असल में शख्सी वो फीफडम्स हैं, एक जो हुक्मरान घराने हैं उनके ताबे हैं, हर बंदा उनके पीछे। और यही अलमिया है कि जहाँ पे इतने सीनियर सियासतदान हैं वो बिलावल को और मरियम के पीछे खड़े होकर तालियां बजाते हैं, तो उनको अपने भी कुछ एक इंटेग्रिटी का इसमें बड़ा इशू आ जाता है, खुददारी का इशू आ जाता है कि आया उनमें वो है या नहीं है। जो राजी हो जाते हैं कि इन लोगों के पीछे खड़े
सेकंड बेंचर बन जाते हैं, सेकंड फिडल बन जाते हैं। तो ये बहुत हमारे लिए एक अलमिया है, कौमी अलमिया। सर इस हवाले से भी एड्रेस कीजिएगा कि पीटीआई वाले इस चीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ के कि आपको पता है आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म है उनको तौहीन अदालत की मद में जो है वो डीनोटिफाई किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और सर इस वक्त जो तलवार हुकूमत पर लटक रही है कि फ़ंड्स नहीं जमा कराए जाएंगे तो उनको भी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? डायरेक्टली जो हिट होगा, आपको पता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर होगा, लेकिन इस पर भी मरीम नवाज़ कहती है तौहीन अदालत तो होती रहती है, वो कोई बात नहीं, इतना मसला नहीं है, उनके किसी कार्रवाई से डर नहीं लग रहा है इनको? अब सुप्रीम कोर्ट के पास अपने कवानीन पे, अपने फैसलों पे अमल दरामद कराने के लिए कोई फौज या पुलिस तो मौजूद नहीं होती है। तो अखलाकी किरदार की बात होती है, अखलाकियात की कि किस हद तक लोग कानून का, कानूनी इदारों का एहतराम करते हैं, दूसरों को दर्ज देते हैं, लेक्चर देते हैं रूल ऑफ लॉ की, लेकिन खुद को उस रूल ऑफ लॉ से बालातर रखते हैं। और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है यहाँ पे। ठीक है इम्तियाज़ गुल साहब, थैंक यू सो मच। आपने इस बात पर कंक्लूड किया है कि तमाम तर सूरत हाल में हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या इंसाफ के जो इदारे हैं उनके पास ऐसा कोई फोर्स तो मौजूद है नहीं। तो ये एक अखलाकी ज़िम्मेदारी है आपकी कि जो भी सूरत हाल है, वो सियासी जमात है या सियासी लीडरान है, या आपकी अखलाकी और कौमी ज़िम्मेदारी है कि आपने मुल्की मुफाद को देखना, ना सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद को या ज़ाती दुश्मनी को। खैर हमने एक ब्रेक लेनी है, न्यूज़ ब्रेक है, आप खबरें सुन के वापस आए, हम प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकेंड आवर ऑफ द शो और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमेशा की तरह आज भी इस प्लेटफॉर्म को हम यूटिलाइज़ करेंगे उन दो लोगों के लिए, एक वो जो मदद करना चाहते हैं, एक वो जिनको मदद की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें इंसानियती खिदमत में जो मराकज़, जो इदारे, जो फाउंडेशंस काम कर रहे हैं, जो लोग बज़ाते ख़ुद काम कर रहे हैं, उनको वो काबिल सिताइश काम तो कर रहे हैं, तो अप्रिसिएशन तो बनती है, लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों को बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनको लगता है कि मदद की अशद ज़रूरत है लेकिन दे डोंट हैव सेट, उनके पास कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए, कोई डायरेक्शन नहीं है। इन तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान की अगर चैरिटी की बात की जाए तो आपको पता है पाकिस्तान में दुनिया में तीसरा बड़ा मुल्क है जो चैरिटी के अतबार से, या मुखैर हजरात की बात की जाए तो वो ज़लज़ला हो, सैलाब हो, या कोई राशन की तकसीम हो, या रमज़ान मुबारक में माशी सूरत हाल ख़राब होने की वजह से लोगों की कसम परसी हो, इन तमाम तर सूरत हाल में आप देखते हैं कि लोग बड़ी तादाद में बाहर निकलते हैं। लेकिन कुछ इदारे ऐसे हैं जो कोई भी पाकिस्तान में मुश्किल वक्त आया तो वो इदारे हमेशा पेश रहे हैं, जिसमें अगर हम टॉप ऑफ द ऑल नाम ले तो अल खिदमत फाउंडेशन इज़ वन ऑफ दोज इंस्टीट्यूशंस जो कि हमेशा जहाँ भी मसला हो, जिन इलाकों में, वो पहाड़ी इलाका हो या बलूचिस्तान का इलाका हो, हमेशा अपनी पूरी टीम के साथ आगे बढ़े हैं। और अगर रमज़ान की बात की जाए तो पूरा रमज़ान मुबारक राशन ड्राइव तो वो करते रहे, लेकिन अब ईद के हवाले से उनकी क्या तैयारियां हैं, किस तरह से इमदाद करेंगे, मदद करेंगे, आप उन तक कैसे पहुँच सकते हैं, इससे पर हम बात करने के लिए डॉक्टर मुश्ताक मांगट हमारे साथ मौजूद है। ये नायब सदर है अल खिदमत फाउंडेशन को, इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपके आने का बेहद शुक्रिया, आपको रमज़ान बहुत मुबारक हो। जी आपको। और सर फिर ये भी मुबारकबाद कि आप हमेशा पूरी टीम के साथ, पूरे अल खिदमत फाउंडेशन एज अ होल अगर देखा जाए तो हर किस्म के हालात में आपने बड़े पेश होकर इंसानियती खिदमत की है। रमज़ान मुबारक में सर हम क्या क्या कर चुके हैं और मज़ीद हमारा आगे क्या प्लान है? जी बहुत शुक्रिया जी। रमज़ान मुबारक जो है इसमें सबसे बड़ा मसला जो है ना जी वो हमेशा ही राशन का ही होता है, और ख़ास तौर पर इस रमज़ान में तो ये हुआ कि महंगाई का जो तूफ़ान था ना वो बिल्कुल बुलंदियों पर पहुँच चुका था, जिससे आम आदमी के लिए भी ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल काम हो गया था। तो उसमें अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट कोई भी कस्बा और शहर ऐसा नहीं है जहाँ पर हमने किसी न किसी अंदाज से लोगों में राशन जो है वो तकसीम नहीं किया। ये कोई 30 से 50 करोड़ रुपए के दरमियान की जो फिगर आती है जिसमें हमने लोगों के लिए राशन ख़रीदा और उनको राशन जो है उनके घरों तक पहुंचाया। हम ये भी मुकम्मल एहतियात करते हैं कि इस दौरान में किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, कोई दकम पेल ना हो, कोई भीड़ ना हो, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से पहले सर्वे करते हैं, फिर बंदे को वो एक चिट देते हैं और फिर जितने हमारे पास राशन पैक होते हैं उतने लोगों को बुलवाते हैं और बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ हम उन लोगों को जो चीज़ें जो है मांगट साहब, हमने हमेशा देखा है अल खिदमत फाउंडेशन के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो मुख्तलिफ इलाकों में, यानी मैं अभी इस रमज़ान की बात करूँ, अल खिदमत फाउंडेशन में खुबैब भाई हो गए या शुएब भाई हो गए, मेरी एक कॉल पे जो है उन्होंने राशन यहाँ पे पहुँचा दिया और जो मुस्तकीन थे उनमें तकसीम किया। ये मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने माजी में मुख्तलिफ इलाकों में रमज़ान के महीने भी आप लोगों ने लोगों में राशन बांटा, अब इस साल आप क्या देखते हैं, क्या कुछ चीज़ें कम हुई हैं, कोई गुर्बत
कम हुई है, ज़्यादा हुई है, और डिमांड कम हुई है, उससे ज़्यादा हुई है सर? हालात इतने बहुत अमित साहब बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। वो राशन पैक जो हम पिछले सालों में 3,000 3,500 में बना लेते थे, इस साल वो 7 साढ़े 7,000 में बनाए। ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है वो अपनी डबल कीमत पर हमें ख़रीदनी पड़ी है। दूसरा ये है कि पहले आप ये समझें कि भी अगर कोई 1/3 लोग पाकिस्तान के गुर्बत की लाइन से नीचे थे, तो सैलाब, कोविड और इसके बाद महंगाई की वजह से और बेरोज़गारी की वजह से अब निसफ पाकिस्तान जो है वो पॉवर्टी से नीचे है। तो लोगों के लिए, वो लोग जो सफ़ेद पोश हैं, इज़्ज़तदार हैं, उनके लिए लाइन में लगना, जाकर या आटा लेना या कोई रेशन लेना वो बड़ा मुश्किल काम है। तो हम उनकी मतलब चुप चुपीते भी उनकी खिदमत करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है। मैं ये समझता हूँ आपके सवालों के जवाब में 2 ही बातें हैं कि पिछले सालों से महंगाई डबल हुई है और ऑलमोस्ट डबल ही लोग जो हैं वो ज़रूरतमंदों की तादाद में भी दुगना इजाफा हुआ है। सर देखिए, एरियाज़ बहुत ज़्यादा हैं, मसाइल बहुत हैं। खिदमत फाउंडेशन चूँकि मुखैर हज़रात जो आप तक पहुँचते हैं उनके तवस्सुद से, या कारवां जो आपने शुरू किया वो अब तो माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया है ना, चलता चला जा रहा है। लेकिन सर जितने भी हम कर लें, हमें फिर भी लगता है कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वसाइल कम है, एरियाज़ बहुत ज़्यादा जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। शोबा जात की अगर हम बात करें सर, चूँकि रमज़ान में ड्राइव तो हमने कर ली, अब ईद भी आ रही है, ईद पे लोगों की मदद भी करनी है। सैलाब की सूरत हाल में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्राइव की है, फिर उसके बाद कैंप्स की बात करें या हम इससे पहले की अगर हम बात करें तो ज़लज़ले में आप लोगों ने बहुत खिदमत सर अंजाम दी हैं। किन किन शोबा जात में इस वक्त अल-खिदमत फाउंडेशन जो है वो काम कर रहा है यतीम के लिए, बाकी कौन कौन से ऐसे शोबे हैं? हम इस वक्त 7 बड़े शोबा जात में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा शोबा हमारा डिज़ास्टर्स का है, जिसकी तफसील आपने बता दी। उसके बाद हमारा शोबा ऑर्फन्स का है, जिसमें इस वक्त हम 21,000 से ज़्यादा ऑर्फन बच्चों की घरों का वो कफालत कर रहे हैं, और 2,000 के करीब जो हमारे ऑर्फन हॉस्टल्स हैं, जिनको हम आगोश कहते हैं, वहाँ वो रह रहे हैं। इस तरह से हमारा बहुत बड़ा शोबा जो पानी का है, 10,000 से ज़्यादा मनसूबे हर साल हम उसमें बनाते हैं। इसी तरह से कम्युनिटी सर्विसेज का है, जिसके अंदर ये राशन तकसीम है, जेलों में काम है। अभी हमने जेलों के अंदर हाइजीन किट तकसीम कर रहे हैं। आपको अंदाज़ा होगा कि मैं खुद मुझे अभी तक शौक़ है कि मैं एक दफ़ा लाहौर को लखपत जेल में हम गए, तो उन्होंने कहा जी 600 कैदी हमारे पास ऐसे हैं जिनकी कभी कोई मुलाकात ही नहीं आई। तो यानी वहाँ तक उन तक कौन को पहुँचाएगा, कोई नए कपड़े या नई चीज़ें हैं। इसी तरह से हेल्थ के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 300 से ज़्यादा एम्बुलेंसेज हैं, वो भी हम इसमें काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स हैं वो भी इसमें, फार्मेसीज़ हैं वो भी इसमें सारा काम कर रहे हैं। एजुकेशंस में हैं, ये जो कागज़ चुनते बच्चे हैं इनको उठाकर पढ़ाना, और पढ़ाना जो बच्चे को पढ़ाना नहीं है, उस ख़ानदान की ही तक मतलब आप समझे तकदीर बदलने वाली वो बात है। इसी तरह से इंटरेस्ट फ्री लोन है, हमने ख़ास तौर पर इंटरेस्ट फ्री लोन शुरू किए। सैलाब के बाद लोगों के पास ज़मीन थी लेकिन कुछ भी नहीं था, खाद बीज नहीं थी। हमने 8,000 किसानों को 80 करोड़ रुपया जो है वो तकसीम किया ताकि वो अपनी गंदम की फसल काश्त कर सकें। तो ये बेशुमार काम है, लेकिन मैं आपकी इस बात से इत्फाक करता हूँ, जितनी मर्जी NGOs काम कर लें, लेकिन जो रियासत की जिम्मेदारी है वो NGO कम्प्लीमेंट तो कर सकती है, सप्लीमेंट कर सकती है, सॉरी, लेकिन ये है कि वो जो जिम्मेदारी असल है वो तो रियासत के अपने वसाइल हैं, जिससे रियासत को ही मतलब वो लोगों की फलाह के लिए काम सर, ये हमारे खिदमत के जो खिदमत का ये सारा हम कारवां चला रहे हैं सर, ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। हमने देखा कि तुर्की और शाम में जो ज़लज़ला आया, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से आप लोगों ने किया, और उसके बाद वहाँ पर इमदाद का सिलसिला अब भी जारी है। सर, इस तरह की तमाम तर चीज़ों को किस तरह से चलाते हैं, हमारे पास इसका क्या प्लान है? देखिए जी, हमारे पास हम तो पहली बात यह है कि अभी हम खिदमत इंसानियत जहाँ भी हो, जैसी भी हो हम कर सकें। इवन हम जो सुनामी, जो जापान में सुनामी आया तो हम वहाँ भी गए थे, नेपाल में भी गए, बर्मा में भी गए, अफ़गानिस्तान में भी गए, और शाम और तुर्की में भी, जहाँ भी हमें मिलता है। लेकिन ये बात हकीकत है कि हमारे पास तो वही वसाइल हैं जो आप लोगों ने हमें देने हैं। पिछले साल 2022 में हमने 20 अरब रुपया इकट्ठा किया और उसको तकसीम किया। ये पूरे का पूरा प्रोफेशनल अंदाज से, पूरा टोटली कंप्यूटराइज्ड है, और पूरे दयानतदाराना नुक्ता नज़र से और उसी नीयत से ये करते हैं। पूरी की पूरी टीम जो कई हज़ार लोगों पर जो मेरी लीडरशिप है, उनमें से कोई एक भी जो है वो किसी भी तरह का हमारे वसाइल के ऊपर बोझ नहीं है, सब लोग अपनी जेब से खर्च करते हैं। इसके अलावा 6,000 वो लोग हैं जो कुल वक्ती हमारे साथ काम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। अभी हम लेकिन ये सारे को मालूम होगा, और सोहा मैं चाहता हूँ कि ये किस्सा बड़ा खूबसूरत है, और बल्कि ये रियलिटी पर मबनी है। मैं ये भी साथ में ऐड करूँ कि हिंदुस्तान में जब कोरोना हुआ तो एक शख्स एक सिटी में, और पूरा सिटी, क्योंकि उन्होंने बड़ी सख्ती कर ली थी हिंदुस्तान में,
और उस शख्स के पास 2 दिन उस तो वो भूखा बैठा था, उसके पास खाना नहीं था, और उसने मैसेज किया अल खिदमत फाउंडेशन के पेज पर, और यहाँ से लाहौर से बैठ के इन्होंने पाकिस्तान से बैठ के उनको रेस्क्यू किया, खाना पहुंचाया। सर डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो मैंने परसों एक प्रोग्राम में देखी, जिसमें प्रोग्राम में मैं देख रहा था उस खातून एंकर का जो बिल्कुल एक शख्स था जो उनको हर महीने में जब भी आते तो वो डोनेशन देते थे, लेकिन इस बार उस शख्स की हालत ये थी कि वो खुद फाको पर ही मजबूर हो गया था। तो एक तरफ तो आपने फंडिंग की बात की, पूरी दुनिया में आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस वक्त क्या कोई फंड की कमी आई है या नहीं? बाहर से भी लोगों ने उस तरह सपोर्ट किया है पहले से? अरमीद साहब, ये बहुत ही खूबसूरत बात है, बहुत ही खूबसूरत सवाल आपने किया। जब कोविड आया तो हमारा ख्याल था पैसे नहीं मिलेंगे, जितना हमने सोचा उससे कई गुना ज़्यादा मिले। क्या बात है। जब सैलाब आया तो हमने सोचा कि कोविड की बीमारी से लोग अभी निकले हैं तो पैसे नहीं मिलेंगे, पहले से ज़्यादा पैसे उससे मिले। और महंगाई का तूफान आया तो पिछले सालों की निस्बत हमने डबल से भी ज़्यादा जो है वो राशन तकसीम किए। जहाँ एक तरफ लेने वालों का मसला है, वहाँ पर देने वालों के अंदर भी उतना ही जज्बा बढ़ जाता है कि भी देखें, अगर आधा पाकिस्तान है तो मेरी टेबल में से अगर 2 चीज़ें कम भी हो जाएंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बाकी तो किसी को चीज़ मिलनी चाहिए। लोगों ने छोटी छोटी बचतें भी जो है ना जी वो दी हैं, तो मैं ये समझता हूँ देने वाले हैं वो भी कम नहीं हुए, जो लेने वाले हैं उनमें भी इजाफा हुआ है, लेकिन जो देने वाले हैं वो भी कम नहीं हुए। ये इन 20 अरब रुपए में कोई 20 रुपए भी किसी सरकार के नहीं है, ना पाकिस्तानी सरकार के हैं ना किसी इंटरनेशनल सरकार के। ये अब बिल्कुल आप जैसे लोगों ने हमें पैसे दिए हैं, उन्हीं ने हम पर एतमाद किया है, और हम कोशिश करते हैं कि जब उन्होंने पैसे हमें दे दिए वो तो बड़ी ज़िम्मा हो गए, अब उसके बाद तो उसका हिसाब किताब तो हमें अपने रब को देना है ना, कि हमने उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे लेने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है, देने वालों की तादाद में कमी नहीं हुई। जिस तरह हमारे साथ ही नहीं हुआ, TCF है और मतलब अखुवत है, ईदी है, बेशुमार अदारे हैं जो ये काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब अदारों ने पहले से ज़्यादा जोश से भी। और डॉक्टर साहब, हम माह रमज़ान की अगर बात करें, हम देखते हैं कि उसकी तैयारियां बहुत पहले से अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से की जाती है, लेकिन अगर हम सैलाब की तबाहकारी की बात करें तो उसमें भी हमने देखा मुख्तलिफ कैंप्स आपके लगे, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, और हमने ये देखा दीगर के मुकाबलों में, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ क्योंकि मैंने खुद वहाँ पर रिपोर्टिंग की, तो बहुत सारे कैंप से ज़्यादा लोगों ने डोनेशन दी। अब आप जो ऐसे इलाके हैं जहाँ जो सैलाब की तबाहकारी हुई है, तो वहाँ पे अब घरों की या कौन कौन से इलाकों में सबसे ज़्यादा काम जो बड़ा मुश्किल था और आप लोग कर चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप वो भी शेयर करें। जी, पहले रेस्क्यू था जी, पहले रिलीफ, दूसरा रिलीफ था, अब रिहेबिलिटेशन था। रिहेबिलिटेशन में हमने 5 बड़े मनसूबे बनाए। एक बड़ा मनसूबा जो है ना वो मैं आपसे उसका जिक्र करना चाहूँगा। जब हमने सर्वे किया तो पता लगा कि कई लाख ख़वातीन प्रेगनेंट हैं इस सैलाब के दिनों में। अब जहाँ पे खाने को कुछ नहीं है तो उस खातून का कौन सा ख्याल होगा, तो हमने फौरी तौर पर उनके लिए स्पॉन्सर वुमेन के नाम से और फैमिली के नाम से हमने प्रोग्राम शुरू किया। इस वक्त 30,000 वीमेन जो हैं वो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। जब हमने उनका होमोग्लोबिन चेक किया तो जो 9-10 होना चाहिए तो वो 5-5.5 की एवरेज से आया। ज़ाहिर है खाने पीने को कुछ नहीं तो ज़ाहिर है बाकी सेहत क्या, अल्हम्दुलिल्लाह वो रजिस्टर्ड हैं। हमने फिर वहाँ उनके लिए जचा बचा के सेंटर बनाए और वहाँ पे उनकी डिलीवरी भी शुरू हुई और वहाँ से हम उनको दवाइयाँ देते हैं और एम्बुलेंसेज लेकर उनके घरों में जाकर उनकी मेडिसिन का बंदोबस्त करते हैं। इसी तरह से हेल्थ के बाद हमने फिर दूसरा मनसूबा बनाया कि हम लोगों के घर बनाएंगे। अब तक हम 5,000 से ज़्यादा घर जो हैं या मुकम्मल हो चुके हैं या मुकम्मल होने के करीब है। इसी तरह से फिर हमने ये कहा कि हम स्कूलों की और मदारस की और इन चीज़ों की तामीर जो होगी उनकी उन्हें मदद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने उसमें मदद शुरू की। हमने कहा कि किसानों को हम खाद और बीज देंगे। 8,000 किसानों को दी है। एक अंदाजे के मुताबिक 45 से 50,000 एकड़ के ऊपर गंदम इस वजह से लगाई गई कि भी हमने उनको चीज़ें दे दी और उनकी गंदम, मैंने खुद उसका गवाह हूँ, हमसायों की गंदम से उनकी गंदम की शक्ल सूरत बहुत बेहतर थी क्योंकि उनको उसकी दवाइयाँ भी और फर्टिलाइज़र भी और अच्छा बीज भी उनका वक्त पर मिल गया। तो ये मंसूबे अभी भी जारी हैं और मुझे तो डर ये है जी कि अभी हमारे मंसूबे अभी ख़त्म नहीं हुए तो ये सर्दियों में भी आपको पता है बहुत जगहों पर सैलाब आ गया और आगे सालों में भी वो ये कह रहे हैं कि जी आज टेम्परेचर 33 से क्रॉस कर गया है कि अभी हीट वेव भी आनी है और इस साल मैं यही बात कर रही थी ना कि देखिए मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन चूंकि जब आप मसाइल को एड्रेस करते हैं ना या आप खिदमत के लिए हर जगह पहुंचते हैं तो जब आप किसी चीज़ का हिस्सा होते हैं तो आप किसी और चीज़ों को भी मतलब डायग्नोस करते हैं। जब आप जाते हैं इमदाद के लिए, खा वो सैलाब हो, ज़लज़ला हो या राशन की तकसीम हो,
तो वो जो मसाइल आप देखते हैं वो किसी और नज़र से देखते हैं कि ये मसले हैं जिन पर हुकूमत को काम करना चाहिए। तो सर, ये तमाम इमदाद के दौरान जो चीज़ें आपने महसूस की हैं कि अगर इन चीज़ों पर काम किया जाएगा, रियासत या महकमा जात या मुतल्लिका महकमा जात इन पर काम करें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, वो आपने क्या क्या डायग्नोस किया? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। मैं पूरे वसूख से ये बात कहता हूँ कि 30 साल बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों में बारिशें नहीं हुई, तो वो जो सैलाबी गुजरगाहें थी उन गुजरगाहों को हमने आबाद कर लिया। और वो गुजरगाहें मैंने खुद देखी हैं, 100-100, 200 फुट की चौड़ी जगह थी, वो कम होकर 20-20, 30-30 फुटों की। जैसे ही पानी आया, पानी उसी साल, पानी तो 100 साल भी अपना रास्ता नहीं भूलता। और पानी जब आता है तो वो फिर ये 3 तरह का सैलाब आता है। एक टैरेंट्स हैं जो पहाड़ों पे पानी इकट्ठा हो जाता है, जब वो नीचे आता है तो इतनी स्पीड से मोमेंटम से आता है कि हर चीज़ को तबाह कर देता है। और सडनली वो आता है, चंद मिनट में आएगा और पानी खत्म हो जाएगा। फिर दरियाओं के उबलने से आए या फिर एक बारिशें या किसी जगह पे मुसलसल हो जाए। बहुत सारा काम जो है ना, वो जो हमारे मनीर न्याजी ने कहा था कुछ सानू भी मरंदा शौक सी, तो यही सूरत हाल हुई है। मैं ये पूरे वसूख से ये बात कह सकता हूँ कि हमारा बिल्डिंग हमारा बनाने वाला, उसका कोई ठेकेदार और हुकूमत, इन तीनों की ये गफलत की वजह से सैलाबी रास्तों को हमने बंद किया। अगर ये बंद ना किए गए तो मैं पूरे वसूख से कहता हूँ ये 10% भी नुकसान ना होता। और अभी भी हम उस पर कोई काम नहीं कर रहे कि इस साल भी कम अज़ कम हम एक प्लान कर लें कि भी ये चीज़ें हों। और मियां साहब, ये आपके इल्म में है कि ये लाहौर शहर के में रावी में सैलाब आता था, 90s में सैलाब आया, ये शुक्र तक डूब गया था। आज वो बंद से के आपसे गुजरे तो बंद के अंदर 10 लाख से ज़्यादा की आबादी है। उनको बिजली किसने दी, उनको पानी किसने दिया, उनको चीज़ें किसने दी। और ये इस वजह से कि अब रावी में कभी सैलाब नहीं आना तो रावी की जगह को अब आबाद कर सर, रिवर रावी सिटी बनाने तक की बात शुरू कर दी अब जिस दिन भी खुदा ना खासा सैलाब आएगा तो हर बंदा तो अपना बंद बचाता है। हमारा सैलाब आएगा तो हम भी अपना तरबेला बंद बचाकर पानी आगे करेंगे। इंडिया भी यही करेगा। जिस दिन पानी इस रावी में आएगा तो आप देख लेना ये 10 लाख की आबादी जो है वो पानी के अंदर होगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोताहियाँ, कहीं ना कहीं गलतियाँ हम सबसे हो रही हैं और उसमें कहीं ना कहीं हुकूमत भी बराह रास्त या मुलव्वस है। डॉक्टर साहब, अब ईद आ रही है, रमज़ान का महीना आखिरी अशरा है और हम देख रहे हैं कि ईद की तैयारियां भी ज़ोर शोर पर हैं, तो ईद के लिए क्या प्लानिंग है आपके? बस यही प्लान है जी कि भी हम मैक्सिमम फितराना लोगों से इकट्ठा करते हैं एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर। ये एक अल्लाह इस्लाम का ऐसा कानून है कि उस दिन यानी कि आखिरी वीक में नॉर्मली फितराना दिया जाता है। अरब हर रुपया जो है ना जी, एक जेब से निकल कर दूसरी जेब में जाता है। और उसके अंदर ये तरकीब है कि 2000 फी बंदा दे दें, 10,000 दे दें, 8 दे दें, जब भी है तो लोग हमें बहुत बड़ी मिकदार के अंदर फितराना देते हैं, बाहर से भी, पाकिस्तान से भी। तो वो भी हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से पहुंच सके। अभी हमारा परसों इंशाअल्लाह अज़ीज़ इतवार वाले दिन यहाँ पर ऑर्फन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा ग्रैंड इफ्तार है, जहाँ पे हर बच्चों को हम ईदी भी देंगे। जो बूढ़े लोग हैं, ओल्ड होम में रहते हैं, उनको बुलाकर भी ईदी देंगे, सूट भी देंगे, उनके लिए खाने पीने का भी बंदोबस्त करेंगे, हैम्पर भी करेंगे। ये कोई 1,000-2,500 लोग जो है ना इसमें यहाँ पर हमारे पास। डॉक्टर साहब, आपका ये इतना खूबसूरत काम है जिसको आप बाकायदगी से और बड़ी खूबसूरती से अदा कर रहे हैं और आपको इसके लिए फिर एक बार मुबारकबाद। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, वो NGOs हो, फाउंडेशन हो या जो भी इदारे काम कर रहे हैं, सर वो तो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, उनकी इमदाद के लिए लोग भी बड़ी तादाद में उन तक पहुँचते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मुतल्लिका महकमा जात या जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं या हमारी हुकूमत पाकिस्तान है, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर उन मेन एरियाज़ पर काम किया नहीं जाएगा, मसाइल आते रहेंगे और सर हम उनको एड्रेस करते रहेंगे। मसाइल आते रहेंगे और हम उनको एड्रेस करते रहेंगे। सिलसिला पता नहीं कब तक इस तरह चलता रहेगा। डॉक्टर साहब, वक्त बहुत कम है हमारे पास, बहुत शुक्रिया आपके आने का। हमने मैक्सिमम चीज़ों को कवर किए, ये जानने की कोशिश की है कि कल खिदमत फाउंडेशन जो है वो किस तरह से अपनी खिदमत जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दीगर ममालिक में भी, और पाकिस्तान में लोग जहाँ जहाँ बचते हैं, इंसानियत जहाँ जहाँ पर मुश्किल में है, उनकी मुश्किल परेशानी को दूर करने के लिए हम वक्त तैयार, ये पूरी टीम जो साथ रहती है, इसे हम अल खिदमत फाउंडेशन कहते हैं। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिससे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जुम्मे की मुनासबत से चूँकि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपसे कहा कि पूरी टीम की तरफ से आपको जुम्मा बहुत मुबारक हो, और रमज़ान मुबारक की मुनासबत से आपको पता है जब एक मेहमान हमारे पास आया है रमज़ान की सूरत पर, जिसका हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं और जिस महीने को तमाम महीनों में अफजल तरीन कहा गया है, और अगर फिर जुम्मे के दिन की बात करें तो तमाम दिनों में उसको अफजल तरीन दिन कहा गया है, तो उसका खूब एहतमाम करें, खूब भरपूर इससे फ़ायदा उठाएँ, बरकतें, रहमतें, सादतें समेटने की भरपूर कोशिश करें। और चूँकि हम भी ये काम जो है वो बखूबी करने
करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है हमारा आज का सेगमेंट जो होता है उसमें नात या फिर कलाम जो है वो हम उसको पेश करके समा बांधते हैं। तो आज के प्रोग्राम में जो ये सेगमेंट है उसके लिए तबस्सुम हुसैन हारून नात खान है जो कि हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन वो लाहौर में नहीं, इस्लामाबाद स्टूडियो में हरमीत पाजी के साथ है। तो मैं कहती हूँ कि वो इसको कंटिन्यू करें। हरमीत पाजी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि इस महीने की मुनासिबत से देखें तो यकीनन पूरा साल जितने भी हमारे मुसलमान भाई उनको इंतज़ार होता है और मफ़रत का ये महीना है, इबादतों का महीना है और बहुत कुछ ऐसे ऐसे पैगामात जो इंसान को एक नई ज़िंदगी की राह पर गामज़न करने के लिए महीना ये पैगाम ले आता है। लेकिन तबस्सुम मेरे बड़े अच्छे बड़े प्यारे भाई हैं, सहाफ़त का करियर हमने एक साथ शुरू किया, लेकिन मुख्तलिफ़ ट्रांसमिशन में ये हमें नज़र आते हैं और नात खां हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। बहुत शुक्रिया आपका। तबस्सुम, अगर हम देखें इस महीने के हवाले से तो ये बताइएगा कि आजकल क्या क्या मसरूफ़ियात हैं और आपकी, और फिर हम नात या कलाम की बात करते हैं तो इस वक्त मुख्तलिफ़ इवेंट्स में आप जाते हैं। आज आप सहरी की जो ट्रांसमिशन है वो भी आपने की, तो आज हम आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा सा कलाम आप भी हमें भी सुनाएं। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया और मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं और हरमीत भाई हम इकट्ठे बैठे हैं और इंशाल्लाह बाबा बुल्ले शाह का कलाम जो है जी ज़रूर मैं पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। हाय भावे जान न जान, भावे जान न जान, वे वेड़े आवड़ मेरे, भावे जान न जान, कमली वाले भावे जान न जान, वे वेड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान मदनी माही, मैं तेरे कुर्बान, वे वेड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान। तेरे जया मैनू होर न कोई, तेरे जया मैनू होर न कोई, ढूंढा जंगल बेला रोही, ढूंढा ता सारा जहां, ढूंढा ता सारा जहां, वे वेड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान। लोकां दे भाने चाक महीदा, लोकां दे भाने चाक महीदा, रांझा तालोका विच कहीदा, रांझा तालोका विच कहीदा, साडा ता दीन ईमान, कमली वाले साडा ता दीन ईमान, वे वेड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान। शाह इनायत साई मेरे मोड़े वाले, साई मेरे माँ पे छोड़े, लगी लग तेरे माँ पे छोड़े, लगी लड़ तेरे, लाया दी लाज जान, लाया दी लाज जान, वे वेड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बहुत आला, बहुत आला। तवस्सुम एक चीज़ अगर हम देखें, रमज़ान का महीना है और फिर अगर हम ये देखें, एक तरफ तो आपकी मसरूफियात को अगर हम देखें, इन सारी चीज़ को मैनेज कैसे करते हैं? सहाफ़त भी आप करते हैं, मुख्तलिफ वेब चैनल्स भी आप काम करते हैं। फिर अगर मैं कलाम की बात करूँ, यकीनन जिस किस्म की आपकी खूबसूरत आवाज़ है और जिस किस्म से खूबसूरत अंदाज से आप कलाम पढ़ते हैं, तो कितना टाइम देना पड़ता है रियाज। और शौक़ की बात की जाए, क्योंकि शौक़ लाजिम है, सीखा कहाँ से, किस तरह जो है टाइम देते हैं, इन सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं? आपके एक सवाल में बहुत सारे सवाल हैं और उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, लेकिन मैं मुख्तसर ये करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहली बात है, हमारे उस्ताद कहते थे कि बच्चा या डर की वजह से सीखता है या शौक़ की वजह से सीखता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बचपन से ही मुझे नात ख़वानी का शौक़ था और अब ये दो चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, सहाफ़त भी और नात ख़वानी भी। मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं थोड़ी देर ऑफ द रिकॉर्ड आपसे जिक्र कर रहा था कि रात को भी मैं ट्रांसमिशन में था और फिर सुबह फजर के बाद मैं सोया और अभी यहाँ पे आ गया हूँ। फिर रात को भी एक प्रोग्राम है, महफिल है, ट्रांसमिशंस भी चल रही हैं, महफिलें भी चल रही हैं, रमज़ान शरीफ की इबादत भी चल रही हैं, रोज़े भी चल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये अल्लाह का फ़ज़ल है, पीर मुर्शिद की निगाह है, वालिदैन की दुआ है कि वो दुआएं हमें लेके चल रही हैं। अगर हम रब के खास करम है, रब के खास करम है और ख़ास लोगों पर ही इनायत होता है ये करम। आपसे जाना सुन बल्कि एक और नात अगर आप हमें सुना दें, हमारे नाज़रीन को और हमें भी। जी मैं आपको सुनाता हूँ। एक मनक़बत है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो मैं पेश करता हूँ। वो कलाम है कि हक निभाना, हक निभाना मेरे हुसैन का है, हक निभाना, हक निभाना मेरे हुसैन का है। हर ज़माना ज़माना हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना। और जिनकी खातिर ये कायनात बनी, जिनकी खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नाना, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, ऐसा नाना। और जिस जगह बनाए जाते हैं, जिस जगह बनाए जाते हैं, वो कारखाना मेरे हुसैन का है, कारखाना। और जिन पे उतरी है तकहीर, जिन पे उतरी है तकहीर, वो घराना घराना वो घराना मेरे हुसैन का है, वो घराना। और कोई पूछे ये दौर किसका है, कोई पूछे ये दौर किसका है,
अरे तुम बताना बताना तुम बताना मेरे हुसैन का है, तुम बताना बताना तुम बताना। और जिस पे हर दुरूद पढ़ता है, जिस पे हर एक दुरूद पढ़ता है, वो घराना घराना वो घराना मेरे हुसैन का है। हक निभाना निभाना हक निभाना मेरे हुसैन का है। हर ज़माना ज़माना हर ज़माना मेरे हुसैन का है। बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। और मुझे लगता है कि जब आपको अल्लाह पाक की इस्तात देता है, ये तौफीक देता है कि आप इतनी खूबसूरती से कोई कलाम पढ़ सकें, कोई नात पढ़ सकें, तो कुछ जिम्मेदारियां भी आप पे आयद होती हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप इस हवाले से बताएं कि यकीनन लोग आप तक पहुँचते होंगे सीखने के लिए, तो ये सिखाने का सिलसिला भी आपने शुरू किया हुआ है या अभी इसको सोच रहे हैं कि हाँ ये इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनमें बच्चे भी होते हैं, मेरे एज फेलो भी होते हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं जिनको नात सीखने का पढ़ने का शौक़ है। तो ये इल्म ऐसा है, ये दौलत ऐसी है कि इसको जितना बांटा जाए ये उतनी बढ़ती है। चिराग से चिराग रोशन होता है। जब कल हम दुनिया से चले जाएंगे तो जब हमारे शागिर्द बढ़ेंगे तो जब वो दरख्त बनेंगे, वो शजर बनेंगे, फलदार शजर बनेंगे, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि इसका कुछ हिस्सा मालिक मुझे भी अता करेगा और ये मेरे लिए ज़रिया निजात बनेगा आखिर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सब के लिए भी ज़रिया निजात ज़रूर बनेगा। हरमीत पाजी, हमने इजाज़त लेनी है, लेकिन उससे पहले एक कलाम और भी सुनेंगे इनसे, लेकिन उससे पहले आपसे कंक्लूड करते हैं, उसके बाद ये नात सुनेंगे और कलाम जो सुनाएंगे उसके बाद फिर हम आपसे इजाज़त ले लेंगे। लेकिन जाते जाते ये बात मैं ज़रूर करना चाहती हूँ हरमीत पाजी कि दिन बहुत थोड़े रह गए हैं, तो इससे जितना मुस्तफ़ीद हो सकते हैं इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। वो मेहमान जो आता है तो जब जाता है तो हमें बहुत कुछ दे के जाता है, तो वो कलाम सुनने से लेके जिक्र करने तक, राशन तकसीम करने से लेके लोगों की मदद करने तक, फ़ितरे की बात करें, ईद की बात करें, तो वो तमाम चीज़ें जो कि आपको करनी है जितनी बन पड़ सकें ज़रूर करें। और हम आपसे लेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह पीर से आपको मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और वीकेंड अच्छे से गुजारें। लेकिन हरमीत पाजी, ओवर टू यू, इनसे हम सुनते हैं कुछ और उसके बाद फिर इजाज़त लेंगे। जी बिल्कुल साहब, मैं चाहता हूँ कि आखिरी यानी वक्त भी कम है और आप अच्छे से कलाम अगर हमें सुना मैं इंशाल्लाह, ये सज्जादा नशीन दरबारी अली मोड़ा शरीफ का लिखा हुआ कलाम है। जी ज़रूर। कि तेरे सिवा मेरा तेरे सिवा मेरा कोई आसरा नहीं है कि खुदा गवाह है आका के खुदा गवाह है आका, कोई दूसरा नहीं है तेरे सिवा मेरा। तू खुद मिसाल अपनी, तू खुद जवाब अपना, तू खुद मिसाल